गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, एंड इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडिया and still we are continuing the topic for physiography, and in this topic we are discussing the different topographies and the different parts of our India's physical structure, right? In this regard we have discussed about the northern Himalaya. Okay, we have already discussed about the northern Himalayas. And the part of the northern Himalayas, the part we studied were the Kashmir or northwestern Himalayas, Himachal and Uttarakhand Himalaya, Darjeeling and Sikkim Himalayas, Arunachal Himalayas, eastern hills and mountains. Fine. In this regard, we have to start today the northern plains. Fine. It's a page number 15 of NCERT book. Northern plains को हमें स्टार्ट करना है. So dear students, please join soon. नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में जैसा कि हमने आपसे बात की थी कि नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है, ये जो हमारा माउंटेन रेंज है, नॉर्थ माउंटेन रेंज है, उसी के नीचे बिल्कुल उसी के नीचे साउथवर्ड पोजीशन में ये लोकेटेड है. और मुख्य रूप से 3 रिवर्स के कारण ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ये डेवलप हुए हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. फाइन. इन तीनों रिवर्स के यहाँ से फ्लो होने के कारण ये जो बेसिकली जो प्लेन्स है ये डेवलप हुआ है. इन द स्मॉलर क्लासेस वी स्टडीड दैट यहाँ पर जो एलुवियल सॉइल का जो डिपॉजिट है वो लगभग 1000 से 2000 मीटर तक है. ठीक है. और पहले जो भी यहाँ का जो बेसिकली फॉल्टी टैलेंट था या जो भी थे डीप गॉर्जेस वगैरह थे, वो सब यहाँ पर इन्हीं रिवर्स के कारण जो हैं वो कंट्रोल में आए और यहाँ पर प्लेन्स जो है वो डेवलप हुए. फाइन. और इसीलिए दैट रीजन इज कॉल्ड एज द मोस्ट हैबिटेड रीजन ऑफ इंडिया. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी इसी एरिया में पाई जाती है. ओके, चलिए सो स्टडी करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, पेज नंबर 15. फाइन. The northern plains are formed by the alluvial deposit brought by the rivers, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. These plains extend approximately 3200 km from the east to west. इनका east to west extent जो है वो लगभग 3200 km का है. The average width of these plains varies between 150 to 300 km. इनकी जो चौड़ाई है वो लगभग 150 से 300 किलोमीटर है. And the maximum depth of alluvial deposits varies between 1000 to 2000 मीटर. यानी लगभग जो नीचे ज़मीन में जो एलुवियल के जो एलुवियम सॉइल के जो डिपॉजिट्स हैं वो लगभग 2 किलोमीटर तक हमें पाए जाते हैं. फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 मेजर जोन्स. अब इस पूरे एरिया को भी जो है मुख्य रूप से 3 जोन्स में बांटा जाता है. नॉर्दर्न प्लेन्स का है उसे भाबर, तराई और एलुवियल प्लेन्स के रूप में बांटा जाता है. अब यहाँ पर हम इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे, इनको स्टडी करेंगे, इनको जानेंगे कि ये भाबर क्या होता है, तराई क्या होती है और एलुवियल प्लेन्स क्या होता है. सो द एलुवियल प्लेन्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द खादर एंड द भांगर. यहाँ पर ये कहें कि जो एलुवियल प्लेन्स है, पहले हमने तीन तरह से नॉर्दर्न प्लेन्स को कैटेगराइज किया, भाबर, तराई एंड एलुवियल प्लेन्स. ओके, वेरी गुड मॉर्निंग. इसके बाद एलुवियल प्लेन्स जो कि इसका थर्ड पोर्शन है, उसको एक बार वापस हमने डिवाइड किया इनटू द 2 पार्ट्स, खादर एंड बांगर.
ठीक है, तो आइए इनको एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं कि ये भाबर क्या होता है, तराइस क्या होती है और कहाँ पर ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। भाबर इज अ narrow belt ranging between 8 to 10 km parallel to the शिवालिक foothills at the breakup of the slopes। बेसिकली ये जो भाबर है ये कहाँ पाया जाता है, शिवालिक की जो फुटहिल्स है उसके बिल्कुल पैरेलल साउथवर्ड लगभग 8 to 10 किलोमीटर का एरिया ये कवर करते हैं, ठीक है। और जहाँ पर भी ये स्लोप्स के ब्रेकअप्स पाए जाते हैं, जहाँ पर ये स्लोप्स एंड होते हैं, वहाँ पर मोस्टली ये भाबर का एरिया जो है वो पाया जाता है। तो कुल मिला के भाबर क्या हुआ, भाबर इज अ नैरो बेल्ट रेंजिंग बिटवीन 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल टू द शिवालिक foothills at the breakup of the slopes। As a result of this, the streams and rivers coming from the mountain, it deposits heavy material of rocks and boulders and at times disappears in this zone। यहाँ क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसा एरिया है जहाँ पर काफ़ी सारे स्टोन्स, काफ़ी सारे पैबल्स, काफ़ी सारे बाउल्डर्स, ये सब वहाँ पाए जाते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि कोई भी रिवर जब माउंटेन से उतरती है तो ऑब्वियसली वो अपने साथ बहुत सारा जो मटेरियल है वो इरोड करके लेकर आती है, रॉक्स, इसके अलावा सॉइल पार्टिकल्स वगैरह वगैरह। और जब वो सीधा वहाँ से लैंड पर पहुँचती है तो सबसे पहले जब वो लैंड पर वहाँ पहुँचती है तो जो हैवीएस्ट मटेरियल वो अपने साथ इरोड करके लाई है वो क्या होता है, वहाँ प्लेन्स पर पहुँचने के बाद में वो पानी के साथ में कॉन्टिन्यूस आगे नहीं बढ़ पाता है और वो वहीं पर ही रुक जाता है। तो वो एरिया जहाँ पर कि इस तरह की रॉक्स, इस तरह के बाउल्डर्स और इस तरह के स्टोन्स वगैरह जहाँ पाए जाते हैं, वो जो एरिया है वो कहलाता है भाबर। और ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर इन रॉक्स वगैरह के होने के कारण पानी जो है वो इसके अंदर डिसअपियर हो जाता है और अंदर ही अंदर आगे मूव करता है। साउथ ऑफ द भाबर इज द तराई बेल्ट। अब ये भाबर का जो सदर्न पार्ट है, यानी जो भाबर का एरिया है 8 to 10 किलोमीटर का, इस 8 to 10 किलोमीटर के भाबर एरिया के बाद नीचे की साइड साउथ पार्ट जो एरिया है वो आपका तराई बेल्ट कितना कहलाता है, विद एन अप्रॉक्सीमेट विड्थ ऑफ 10 to 20 किलोमीटर। और इनकी जो बेसिकली विड्थ है वो लगभग 10 से 20 किलोमीटर है। वेयर मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री एमर्ज विदाउट हैविंग एनी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल। यहाँ पर क्या होता है, वो सारी रिवर्स जो कि भाबर में रॉक्स में डिसअपियर हो गई थी, यहाँ पर आकर ये वापस से री एमर्ज हो गई। और यहाँ पर इसका कोई प्रॉपर जो चैनल है वो नहीं होता, बल्कि जहाँ से भी इनको स्पेस मिलता है वहीं से ही ये वहाँ पर री एमर्ज हो गई, देयर बाई क्रिएटिंग मार्शी एंड स्वैम्पी कंडीशंस नॉन एज द तराई। अब चूँकि जब हर तरफ से ये पानी वहाँ पर जब एमर्ज होता है तो एमर्ज होने के कारण क्या होता है, वहाँ पर इनके साथ सॉइल वगैरह जो आती है इसकी वजह से वहाँ पर एक मार्शी सा एरिया यानी थोड़ा दलदली इलाका जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। उसी एरिया को तराई कहते हैं, उसी को यहाँ पर तराई के नाम से जाना जाता है। दिस हैज़ अ लग्जीरियस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब चूँकि यहाँ पर एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी है, मार्शी एरिया होता है, यहाँ पर भी स्वैम्पी कंडीशंस पाई जाती हैं, तो यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन काफ़ी अच्छे से डेवलप होते हैं। और इसीलिए यहाँ पर ये जो है वेरीड वाइल्ड लाइफ के हाउसेस भी होते हैं, क्योंकि जहाँ पर ये वेजिटेशन अच्छे से डेवलप होगी ऑब्वियसली द वाइल्ड लाइफ विल ऑल्सो डेवलप देयर। अब इसके बाद द साउथ ऑफ द तराई इज अ बेल्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओल्ड एंड न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स नॉन एज द भांगर एंड खादर। अब हमने यहाँ पर भाबर देख लिया, तराई देख ली, अब हम बात करेंगे एलुवियल प्लेन्स की। और एलुवियल प्लेन्स के दो जो सेग्रीगेशन हमने देखे थे उनको पढ़ेंगे। तो द साउथ ऑफ द तराई इज अ बेल्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओल्ड एंड न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स नोन एज द भांगर एंड खादर रिस्पेक्टिवली। अब इसमें आगे ये क्या कह रहे हैं, ये आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि तराई के साउथ में आप देखो इनका मूवमेंट जो है ये पैरेलल साउथवर्ड जा रहा है, यानी बिल्कुल मैं आपको एक बार मैप पे लेके चलता हूँ बोर्ड पे, तो उसके बाद या फिर मैं आपको यहीं पर जो इंडिया का मैप है उसको मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो आपको ये अच्छे से बात भी समझ आएगी
आपको अच्छे से ये विजिबिलिटी भी होगी। जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट। मैप तो अभी पॉसिबल है नहीं यहाँ पर, कुल मिला के बात ये है कि मैप का तो अभी इसको पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ईस्टर्न हिमालयाज़ का पोर्शन है, वेस्टर्न हिमालयाज़ है। आई लॉस्ट द पेज ऑफ इंडियाज़ मैप। I got it. Just hold on. यहाँ देखिए, ये आपका इंडिया का मैप है। होपफुली आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें देखिए, आपको मैं एरिया दिखा रहा हूँ। ये जो यहाँ पर है, ये तो आपका माउंटेन है, नॉर्दर्न माउंटेन। अब इस नॉर्दर्न माउंटेन में जो सबसे नीचे वाली रेंज है, ये है शिवालिक रेंज, ठीक है। तो इस शिवालिक रेंज के पैरेलल से मतलब जैसे जैसे ये जा रही है इसके पैरेलल, सबसे पहले जो यहाँ से बेसिकली 8 to 10 किलोमीटर का जो एरिया है, ये तो है भाबर एरिया, ठीक है। यहाँ से जो भी रिवर्स निकलती हैं वो अपना जैसे ही लैंड पर पहुँचती है, प्लेन्स पर पहुँचती है, तो प्लेन्स पर पहुँचने पर क्या होता है, अपने साथ लाई हुई जो भी वो हैवी पार्टिकल्स हैं, बेसिकली लाइक रॉक्स एंड स्टोन्स वगैरह जो है, उनका ये डिपोजिशन कर देती है। तो ऐसा एरिया जो कि शिवालिक्स के पैरेलल 8 to 10 किलोमीटर है साउथवार्ड, वो एरिया तो कहलाता है भाबर। यहाँ पर आपको ज़्यादातर आपको रॉक्स जो है वो मिलेंगे, बाउल्डर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर 10 किलोमीटर पूरा हो जाता है, यहाँ पर अगर 10 किलोमीटर पूरा हो जाता है, तो इससे फिर 10 to 20 किलोमीटर आगे, जैसे यहाँ पर ये ख़त्म हुआ तो यहाँ से 10 to 20 किलोमीटर आगे ये जो एरिया है, यहाँ पर आकर जो ये रिवर्स जो कि यहाँ पर डिसअपियर हो गई थी, है ना, भाबर इलाके में, इस एरिया में वापस आके रीएमर्ज होती है। रीएमर्ज होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि उनका एक जो प्रॉपर चैनल है वो रह नहीं पाता, और उस चैनल के ना रह पाने के कारण ये जगह जगह से ये एमर्ज होती है। कोई एक उसका कोई फिक्स चैनल नहीं होता, और इसीलिए इनका एमरजेंस होता है, और इसी एमरजेंस के कारण यहाँ पर एक स्वैम्पी एरिया क्रिएट होता है, और ये नेचुरल वेजिटेशन के लिए काफ़ी फेवरेबल होता है, ठीक है। इसके बाद 10 to 20 किलोमीटर के बाद नीचे ये एरिया मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, बाकी ये पूरा इस तरह से यहाँ पर पैरेलल है, ठीक है। ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स आपको लिखा हुआ है, ये पूरा एरिया इसी के अंदर आता है। इसके बाद में नीचे जो एरिया है वो कहलाता है आपका एलुवियल प्लेन्स, और उस एलुवियल प्लेन्स को दो पार्ट में बांटा जाता है, और वो है खादर एंड बांगर। अब ये खादर और बांगर की क्या स्टोरी है? खादर और बांगर की ये स्टोरी है कि बेसिकली क्या होता है, कोई भी रिवर जब अपने साथ आती है तो वो एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट्स लेकर आती है, अपने साथ सॉइल को इरोड करके लेकर आती है। तो बेसिकली क्या हुआ, स्टार्टिंग के जो पोर्शंस थे जहाँ से कि रिवर्स का फ्लो था, वहाँ से जब इनिशियली जब ये रिवर्स अपने साथ में सॉइल लेकर आई तो वहाँ पर सॉइल का डिपोजिशन होता गया, और उस डिपोजिशन के कारण क्या हुआ, वहाँ पर प्लेन्स डेवलप हुए, और धीरे धीरे जब ये डिपोजिशन होता रहा तो उस डिपोजिशन के कारण वहाँ पर कुछ हाईलैंड्स जो है वो क्रिएट हो गए, यानी कंपैरेटिवली दूसरे एरिया से वहाँ पर एक हाईलैंड क्रिएट हो गया। वो जो हाईलैंड थे उनको कहा गया बांगर। क्यों? क्योंकि अब फ्यूचर में उनकी हाइट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि रिवर्स का पानी वहाँ पर जो डिपोजिशन है वो नहीं कर पा रहा था। तो कुल मिला के वहाँ पर जो डिपोजिशनल वर्क था वो बंद हो गया, और उसके बंद होने के कारण वो एरिया अलग से सेपरेट रह गया। तो ओल्डर एलुवियल सॉइल, वहाँ पर जो सॉइल रह गई उसके ऊपर अब
नई परत सॉइल की नहीं चढ़ रही थी, रिवर्स के द्वारा लाई हुई सॉइल उसके ऊपर वापस से नहीं लग रही थी, इसलिए वो जो एरिया जो ओल्डर एलुवियल सॉइल का एरिया था वो कहलाया बांगर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इन द एलुवियल प्लेन्स द ओल्डर एलुवियल सॉइल डिपॉजिट्स आर कॉल्ड बांगर एंड द न्यूअर एलुवियल सॉइल डिपॉजिट्स आर कॉल्ड खादर। अब उसकी जगह जब अगले प्लेस पर जब न्यू एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट्स होने लगे और उससे जो प्लेन एरियाज वहाँ डेवलप हुए वो कहलाए खादर। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड all the segregations. What is the meaning of bhabar, what are the tarais and what are the alluvial plains, and in which what are the bangars and khadars. Okay, आपका कंसेंट, अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन है तो प्लीज़ अपना कंसेंट दीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड इट? चलिए, so the south of Tarai is a belt consisting of old and new alluvial deposits known as Bangar and Khadar respectively. These plains have characteristic features of mature stage of fluvial, erosional and depositional landform such as sandbars, meanders, oxbow lakes and ब्रेडेड चैनल्स। यहाँ पर कई तरह के बेसिकली यहाँ पर जो ये डिपोजिशन होता है और साथ ही फ्लूवियल इरोजनल होता है। फ्लूवियल इरोजनल यानी रिवर्स के वाटर के बहने के वजह से जो इरोजन होते हैं तो फ्लूवियल इरोजनल्स कहते हैं। उन सभी के कारण यहाँ पर कई तरह की शेप्स जो हैं वो देखने को मिलती है, जैसे कि सैंड बार्स होती हैं या मेंडर्स होते हैं, ऑक्सबो लेक्स होती है। ये सब ऑक्सबो लेक्स आर ऑल्सो लाइक दिस कि पानी जब वहाँ पर तेजी से नीचे गिरता है तो एक गड्ढा हो जाता है और वहाँ पर वो सेपरेट हो जाती है उससे। वेरी गुड बेटा। द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आर नोन फॉर देयर रिवराइन आइलैंड एंड द सैंड बार्स। जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है वो वहाँ पर अपने रिवराइन आइलैंड्स के लिए काफ़ी फेमस है। रिवराइन आइलैंड क्या होता है? वैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो आइलैंड्स कहाँ पाए जाते हैं? ओशियंस के बीच में पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा आइलैंड यानी ऐसा एक लैंड पार्ट जो कि चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड हो उसे तो हम आइलैंड कहते हैं। और वो ऐसा सराउंडेड लैंड पार्ट जो है वो कहाँ हो? रिवर के बीच में हो तो उसे हम कहते हैं रिवराइन आइलैंड। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र में एक बहुत बड़ा रिवराइन आइलैंड है जिसका नाम है मजौली। ठीक है, ये मजौली आइलैंड हमारे बेसिकली ये ब्रह्मपुत्र रिवर का बेसिकली लार्जेस्ट जो है ये रिवराइन आइलैंड है। अभी तो इसका एरिया जो है वो कम हो गया है क्योंकि काफ़ी सारे जो सुनामी और कई सारी फ्लड कंडीशन और राइजिंग द वाटर ऑफ द रिवर, इन सब के कारण क्या हो रहा है कि उसका एरिया जो है वो कम होता जा रहा है क्योंकि वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? सबमर्ज हो रहा है, तो इसलिए एरिया कम हो रहा है। बाकी ये एक रिवराइन आइलैंड्स है और साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारे सैंड बार्स के पोजिशंस भी पाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ दीज एरियाज आर सब्जेक्टेड टू पीरियडिक फ्लड्स। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कि समय समय पर फ्लड्स भी आते रहते हैं एंड शिफ्टिंग रिवर कोर्सेज फॉर्मिंग द ब्रेडेड स्ट्रीम्स। और साथ ही इनकी जो बेसिकली रिवर्स की स्ट्रीम्स हैं उनके शिफ्ट हो जाने के कारण, उनके शिफ्ट होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो उनका मेन कोर्स है जहाँ से कि वो रिवर फ्लो करती हैं उनके शिफ्ट हो जाने के कारण यानी उनके अपने प्लेसेस या अपना जो फ्लो एरिया है उसे चेंज कर देने के कारण क्या होती है, वहाँ पर ब्रेडेड स्ट्रीम्स जो है वो डेवलप हो जाती है। क्योंकि जब उनका कोर्स चेंज होता है तो वहाँ की जो वो रिवर का जो एक मेन चैनल है वो अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाता है एंड दीज स्ट्रीम्स आर कॉल्ड द ब्रेडेड स्ट्रीम्स। ओके, चलिए नेक्स्ट इज द माउथ ऑफ दीज माइटी रिवर्स ऑल्सो फॉर्म सम ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टाज ऑफ द वर्ल्ड। अब जब ये रिवर्स कि किसी लार्ज वाटर बॉडीज़ में जाकर बेसिकली मर्ज होती हैं, लाइक गंगा रिवर की अगर हम बात करें, ब्रह्मपुत्र की बात करें, तो दे फॉर्म डेल्टा ऑन द बे ऑफ बंगाल। तो वहाँ पर जाकर ये क्या करती हैं, इनका स्पीड जो है वो डेड स्लो हो जाता है। डेड स्लो होने के कारण इनके साथ जो लाए हुए फाइनेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सॉइल है वो वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं एंड दे क्रिएट द स्वैम्पी एरिया अगेन। और उस स्वैम्पी एरिया को जहाँ पर कि इन रिवर्स का मर्जर होता है
with the large water bodies, उस एरियाज को हम डेल्टा कह देते हैं. ठीक है. The deltas are also rich in vegetation and the wildlife also. Fine. So Sundarban Delta is an example of one of the largest delta of world. So the mouth of these mighty rivers also forms some of the largest deltas of the world. For example, the famous Sundarban Delta. Otherwise, this is a featureless plain with a general elevation of 50 to 150 मीटर above the mean sea level. इनका जो हाइट है वो लगभग मीन जो सी लेवल है हमारा उससे लगभग 50 से 150 मीटर ऊंचा है. एंड द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली फॉर्म अ वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर. अब वाटर डिवाइड क्या होता है? वाटर डिवाइड का मतलब है वाटर के फ्लोइंग एरिया में या रिवर के फ्लोइंग एरिया में किसी लैंड पार्ट का आ जाना और उस लैंड पार्ट के आ जाने के कारण वाटर का 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना. यानी कोई एक लैंड पार्ट बीच में आया और उसके कारण जो रिवर का फ्लो है एक हाइट होने के कारण, लैंड हाइट में होने के कारण वाटर अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए. मान लीजिए कि यहाँ से वाटर का फ्लो आ रहा है. ठीक है. अब ये बीच में यहाँ पर लैंड पार्ट आ गया, ये लैंड पार्ट यहाँ पर आ गया और इसके कारण वाटर यहाँ पर जो है वो स्ट्रक करके और दो अलग अलग फ्लोज से निकल गया. तो दैट इज कॉल्ड द वाटर डिवाइड. ओके. वाटर डिवाइड का काम करते हैं कौन? पंजाब एंड हरियाणा द हरियाणा एंड दिल्ली. As opposed to this, the Brahmaputra river flows from the northeast to the southwest direction before it takes an almost 90 degrees southward turn at Dhubri before it enters into the Bangladesh. अब ये कौन सी पोजीशन बता रहे हैं? ये आपको ब्रह्मपुत्र रिवर की पोजीशन बता रहे हैं. अब ब्रह्मपुत्र रिवर का ट्रैवल कैसा होता है देखिए. ये ब्रह्मपुत्र रिवर हिमालय के अपर पोर्शन से, एक बार वापस मैं आपको मैप दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. बाकी इन सारी रिवर्स का ओरिजिनेशन, इन सारी रिवर्स के एंडिंग पॉइंट्स, ये सब मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको मैप के थ्रू इसको समझाया हुआ है. तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं और अच्छे से इन्हें क्लियर भी कर सकते हैं. फाइन. देखिए एक बार वापस मैं आपको बता रहा हूँ. ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो यहाँ से निकलती है. ये ब्रह्मपुत्र का एरिया है. ठीक है. यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है. यहाँ पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता. ब्रह्मपुत्र इसका नाम कहाँ से होता है? व्हेन इट एंटर्स इनटू इंडिया. यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र है तो यहाँ से ये एंटर होती है नामचा बरवा के पास से. ठीक है. ये पहले इसका फ्लोइंग एरिया यहाँ पर होता है. ये तिब्बत में निकलती है तो तिब्बत में निकलते ही इसका नाम होता है सांगपो. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सांगपो. इसमें जो टी है वो साइलेंट होता है. तो ये सांगपो रिवर है. ये तिब्बत जो कि अभी चाइना ऑक्यूपाइड है तो वहाँ पर से ही निकलती है. पूरा का पूरा ये फ्लोइंग एरिया यहाँ पर सांगपो का है. फिर यहाँ से अचानक 90 डिग्री पर ये साउथवर्ड घूमती है और इंडिया में एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा की जो हिल्स है वहाँ से. और ये हिल्स के पास से यहाँ से एंटर होती है और यहाँ से एंटर होते हुए ये यहाँ पर ये क्या नाम से आपको है ना ब्रह्मपुत्र होती है. फिर ब्रह्मपुत्र में यहाँ से यहाँ तक आने के बाद ये बांग्लादेश में एंटर हो जाती है और बांग्लादेश में एंटर होकर ये यहाँ से सीधी बे ऑफ बंगाल में आ जाती है. ठीक है. तो ये इसका फ्लोइंग रूट है. यहाँ से ये इसका फ्लोइंग रूट है ब्रह्मपुत्र का. तो ब्रह्मपुत्र हमको सिर्फ ईस्टर्न पार्ट में जाकर ये मिलती है. इसके अलावा इसका पूरा का पूरा फ्लोइंग एरिया जो है वो आपका चाइना में है. धुबरी जो इलाका है वहाँ के बाद ये बांग्लादेश में एंटर होती है. ठीक है. हमने अभी जो देखा था नामचा बरवा ये इंडिया में एंटर होने का है. ये जो धुबरी नामक प्लेस जो ये बता रहे हैं यहाँ पर ये वो जगह है इंडिया की जहाँ से कि ये आपके क्या बोलते हैं बांग्लादेश में एंटर होती है. ठीक है. These river valley plains have a fertile alluvial soil cover which supports a variety of crops like wheat, rice, sugarcane and jute and hence supports a large population. यहाँ पर
क्योंकि प्लेन्स तो हैं ही, साथ ही अच्छी यहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाती है और इसी के कारण एक लार्ज पॉपुलेशन भी यहाँ पर रिसाइड करती है। फाइन। तो नॉर्दर्न प्लेन्स, आई होप यू अंडरस्टूड। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आई एम ऑलवेज फॉर यू, फॉर योर हेल्प। यू कैन व्हाट्सएप मी एनी क्वेरीज। आप वीडियो को ऑनलाइन जाकर देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिए, वहाँ पर भी आपको ये वीडियो अवेलेबल है। आप मुझे वहाँ पर अपनी क्वेरीज़ पूछ सकते हैं। मैप के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो आप वहाँ चैनल से देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको सारे रिवर्स का ओरिजिनेशन, उनका फ्लोइंग एरिया, एंडिंग पॉइंट वगैरह वगैरह एवरीथिंग जो है वो मेंशन है। सो प्लीज़ वहाँ जाइए, आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने वीडियोस को देखिए, और जो भी आपको बेटर नॉलेजेस हो सकती हैं वो आप गेन कीजिए। राइट, चलिए नेक्स्ट हमारा हेड है, वो है द पेनिनसुलर प्लेट्यूज। अब पेनिनसुलर प्लेट्यूज की लोकेशन मैंने आपको बताई थी, हमारा जो सेंट्रल टू साउथवर्ड जो पोर्शन है उसमें हम जाएंगे तो वहाँ पर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू को पढ़ेंगे, ठीक है। तो राइजिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 150 मीटर अबव द रिवर प्लेन्स अप टू एन एलिवेशन ऑफ 600 to 900 मीटर इज़ द इरेगुलर ट्राइंगल नोन एज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये एक इरेगुलर ट्राइंगल है। इरेगुलर का मतलब रेगुलर वे में नहीं है, कहीं ना कहीं फॉल्ट्स हैं। इनके अंदर जो हिल्स पाई जाती हैं उनके अंदर फॉल्ट्स हैं। एक ट्रायंगुलर शेप में है ये, और ट्रायंगुलर शेप में होने के बाद भी यहाँ पर जो एवरेज एलिवेशन पाया जाता है वो 600 से 900 मीटर के बीच में पाया जाता है, ठीक है। अब ये कहाँ पर होकर है, ये सारी की सारी हिल्स जो आप यहाँ पर नाम पर पढ़ेंगे ना, कार्डमम हिल्स, राजमहल हिल्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड ऑल, इन सब के लिए मैंने वहाँ पर वीडियो आपको अलग से ऊपर बनाई हुई है, तो आप वहाँ जा सकते हैं और उन वीडियोस को देखकर अपनी जो नॉलेज है उसे इन्हेंस कर सकते हैं। इवन यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस विद योर मैप। फाइन। इवन वहाँ पर पॉलिटिकल मैप का भी है वीडियो है, जहाँ पर कि हमने आपको पॉलिटिकल मैप को ईजी वे में समझाने की कोशिश की है कि कैसे इसे लर्न करें। तो पहले आप ऐसे कीजिए ताकि पॉलिटिकल मैप को स्टडी कीजिए, वो क्लियर होने के बाद फिर आप जो है वो फिजिकल मैप पे जाइए, क्योंकि जब तक आपको पॉलिटिकल मैप क्लियर नहीं होगा ना, आपको आइडिया नहीं होगा कि कौन से रिवर का फ्लो कहाँ होकर कहाँ निकल जाता है। ऑल द माउंटेन रेंजेस जो कि हमारे इंडिया में है, उन सबको भी हमने वहाँ डिस्कस किया। फाइन। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, इंटरेस्टेड हैं इन ज्योग्राफी, इवन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि साइंस के हैं या और दूसरे सेक्शंस के हैं, दे कैन ऑल्सो वॉच दीज वीडियोज़। चूँकि वहाँ पर क्या होगा कि अगर आप UPSC के लिए, RPSC के लिए अगर आप फाइट करते हैं तो वहाँ पर आपको इन सबकी चीज़ इन सबकी नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए, तो एक बार वापस मैं आपको इसको रीड कर देता हूँ। राइजिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 150 मीटर अबव द रिवर प्लेन्स, क्योंकि हमने वहाँ पर देखा था जो इसकी हाईएस्ट हाइट होती है रिवर प्लेन्स की वो 150 मीटर तक होती है। तो वहाँ से लगभग इसका एलिवेशन 600 से 900 मीटर है, और ये एक इरेगुलर ट्राइंगल के रूप में पाया जाता है, और इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टाइम हो गया है, आज हम इतना ही करेंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यू को एक बार वापस हम फिर स्टार्ट करेंगे। आप इन वीडियोज़ को अच्छे से देखिए, अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर एंड हैव ए नाइस डे।